नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज हम प्राइम डिबेट पे बात करेंगे। मांझी ने एनडीए का साथ छोड़ा है और अब आरजेडी का दामन थाम लिया और अब से ठीक थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। मांझी के आवास में सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मांझी के आवास पर ये हो रही है। इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और औपचारिक ऐलान अब यहीं से संभव होगा। तो एनडीए से मुंह भंग हो गया है जीतन राम मांझी का और आज महज आधे घंटे में सब कुछ तय हो गया। और सुबह तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे तो उनके साथ भोला यादव, तेज प्रताप यादव भी थे। मांझी से मुलाकात हुई, बंद कमरे में बातचीत हुई और उसके बाद मांझी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने बाहर आकर ऐलान कर दिया कि अब मांझी महागठबंधन के हिस्सा हो गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी 10 बजे, लेकिन आनन फानन में आज और अभी 8 बजे का वक्त तय किया गया। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास की तस्वीरें। तमाम आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ साथ हम के भी बड़े नेता यहां मौजूद हैं। अब्दुल बारिश सिद्दीकी, तेजस्वी प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी और तमाम लोग, विशन पटेल, तमाम लोग, दानिश रिजवान जैसे तमाम लोग मौजूद हैं और ऐलान होना है, औपचारिक ऐलान। और सबसे बड़ा सवाल कि एनडीए से साथ छोड़ने के बाद कितना सम्मान जीतन राम मांझी को महागठबंधन में मिलेगा, या फिर जो सोच जीतन राम मांझी ने रखी थी वो सोच पूरी कर पाएंगे कि नहीं महागठबंधन में, ये देखने वाली बात है। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा जाता है कि शाम को कुछ और सुबह को कुछ और होते हैं। ये तमाम सवाल जीतन राम मांझी के लिए इसलिए क्योंकि उनके बयानों में कई बार भिन्नता देखी जाती है। देखिए कैसे एक साथ एक माला में तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी को रखा गया है, मतलब एक गठजोड़ एक साथ हो गया, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस महज औपचारिक ऐलान बचा हुआ है और ये घोषणा अब होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जो जीतन राम मांझी के आवास पर इस वक्त शुरू हो गई है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज ही ये बड़ा फैसला हुआ है, ये बड़ा उलटफेर और एनडीए को बड़ा झटका जीतन राम मांझी ने दिया है। और अब ये कहा जा रहा है उपचुनाव से पहले बिहार की जो सियासत है वो गर्म हो गई और समीकरण जो है, जातिगत समीकरण की बात करें या फिर राजनीतिक समीकरण की, वो अब अलग नजर आएगी। क्योंकि कल तक मांझी जिस एनडीए खेमे में थे, बीजेपी के साथ, जदयू के साथ थे, वहां से वो निकलकर अब आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। लगातार कई दिनों से हम बता रहे थे आपको कि मांझी नाराज चल रहे हैं एनडीए से। पहले जहानाबाद विधानसभा की सीट मांगी और जब उनको सीट नहीं मिली तो सीधे राज्यसभा का सीट मांग लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब उन्हें एहसास हो गया कि राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, तब उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। आज आप लोगों को ये बताते हुए हम हर्षित हो रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के सभी साथियों, जिला अध्यक्षों और कोर कमेटी के सदस्यों के निर्णय के आलोक में आज हम महागठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है और हम अनुग्रहित हैं बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और तेजस्वी यादव जी सहित कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? आप लोग बीच में जानबूझ के ये करते हैं, थोड़ा शांत रहिए ना भाई। वर्कर कौन कर रहा है? नहीं, वर्कर नहीं आएगा यहाँ पर। वर्कर काहे आएगा? वर्कर देखिएगा। अच्छा, जो भी हो, शांति से रहिएगा तो सारी बात हो। तो हम कह रहे थे कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और भाई रामचंद्र पूर्वे जी, सिद्दीकी साहब, भोला यादव जी सहित महागठबंधन और राजद के सभी मूर्धन्य नेता हमारे पास यहाँ पर आए हैं और इनको सुबह में ही हम लोग आमंत्रित किया था कि आज 8 बजे के आसपास में हम लोग यहाँ जुटेंगे और विधिवत
हम लोग महागठबंधन में शामिल होने का एक निर्णय लेंगे। और आज अभी आप लोग आए, आपका स्वागत किया और हम लोग अब घोषणा करते हैं कि महागठबंधन में आज से हम लोग शामिल हो गए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर सभी कार्यकर्ताओं के साथ। अब थोड़ा प्रश्न उठता है कि एनडीए में हम लोग थे और एनडीए में जब नीतीश कुमार जी अभी आए हैं बिहार में, तो 2-3 मुद्दा ऐसा है जो कि गरीब को एकदम हिट किया है, जिसके चलते गरीब परेशान है। सबसे पहले नशाबंदी का मामला लेकर के आप लोगों को कहना चाहते हैं, हमें तो पता है कि 80-90 हजार जो जेल में लोग हैं उसमें करीब करीब 99% सब गरीब तबके के लोग जेल में हैं। उनके बाल बच्चे लोग एकदम बिलबिला रहे हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से बालू का जहां तक सवाल आता है, वहां पर भी हमारे मजदूर लोग का वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण वो लोग फाके चने की स्थिति में आ गया। तो हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो गरीबों के लिए ही बात करती रही है और उन्हीं का जो वोटर है आज सबसे ज्यादा आक्रांत है और पीड़ित है। और ये बात को जब नीतीश कुमार जी के सामने हमने रखने का काम किया तो उन लोगों ने उपहास किया। हमें समझ में आया कि शायद ई व्यवस्था में ये लोग वैसा काम नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि जो आरक्षण है शेड्यूल कास्ट का, आरक्षण में दिनों दिन कटौती होने की बात आ रही है। हम तो मांग करते हैं, हमारी मांग रही है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी जी को भी और महागठबंधन के लोग के साथियों को भी कि हमने सुना है जो हमारी बात है कि भाई जहां तक आरक्षण का दायरा जो अभी 50% है उसको बढ़ाया जाए, बढ़ा करके गरीबों को उसमें समायोजित किया जाए, जिसमें वैसे लोग भी जो होते हैं जिनको तथाकथित रूप में कहा जाता है कि साहब वो बड़ी ऊंचे हैं या सवर्ण हैं, उन लोगों के गरीबों को भी आरक्षण देने की बात हम करते रहे हैं और श्रद्धेय लालू जी भी इसकी बात कभी कभी चलाते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि हम लोग एक माइंड के आदमी हैं और इस बात को आगे हम लोग बढ़ावेंगे। और संवैधानिक स्तर पर आप देखा जाए तो संविधान में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं ऐसे कर करके उसको जो मेन ढांचा है उसको तोड़ने का भी प्रयास हो रहा है। तो हम समझा कि आज भले लालू जी जेल में हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि उनको मजबूत, उनके विचारधारा को मजबूत करने की बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही निर्णय हम लोग ने लिया है, बिहार में एक तरह से लोग इतना ज़्यादा उत्साहित हैं, गरीब तबके के लोग, माइनॉरिटी के लोग जो हमको मदद करना चाह रहे थे, लेकिन दिल में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें थी। और आज जब हमारा ये निर्णय हो गया है तो उससे एकदम सब लोग इतना खुश हैं और ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिन में हम लोग महागठबंधन की यहाँ सरकार बनेगी। और अभी जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, वो तीनों उपचुनाव हम लोग हर हालत में जीतेंगे, काफी मत से जीतेंगे। और हम ऐलान करते हैं यहाँ से कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी जहाँ कहीं भी हों, हर या कल से महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का वो प्रयास करें। भभुआ में कांग्रेस के हैं, जहानाबाद में हमारे राजद के हैं और अररिया लोकसभा में हमारे राजद के हैं, उनको जिताने का आह्वान करते हैं। और हम लोग 6 तारीख से बजाबता, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या हम लोग हैं, टोली बना करके अररिया, भभुआ और जहानाबाद का भ्रमण भी करेंगे। और हम समझते हैं कि नया परिवर्तन जो अभी राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, आज देख रहे हैं कि महिलाओं पर विशेष अत्याचार हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग पर अभी मुजफ्फरपुर में देखा गया होगा कि मुजफ्फरपुर में एक महिला के साथ रेप करके ये कर दिया गया। कहने का मतलब है कि इतनी भारी संख्या में अत्याचार हो रहा है और जिसके चलते इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। और एक चीज बहुत गार्डेड रूप में हम कहना चाहते हैं, हम खुल करके नहीं कहना चाहते हैं, भागलपुर के दंगा में जो लोग काफी इंस्ट्रूमेंटल थे, आज यहाँ पर उनको महिमा मंडित किया गया है, यानी कि डीजीपी के रूप में उनको यहाँ पर पोस्टिंग किया गया है। ये बहुत खतरनाक बात है। हम समझते हैं कि हमारे माइनॉरिटी भाइयों के माथे पर एक तरह का बोझ ला करके रख दिया गया है, जिससे कि हमारा माइनॉरिटी के भाई लोग संत्रस्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा भी एक ये इशू भी है कि डीजीपी अगर बनाना ही था
तो किसी दूसरे को बनाते। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन वो न करके वो ऐसे आदमी को किए हैं जो वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ का भागलपुर कांड का। तो ये सारी बातें हमारे सामने आई, तो हम लोगों ने सोचा कि हम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और अन्य लोगों का राय लेकर के कि महागठबंधन में हम अगर जाते हैं तो जो सामाजिक न्याय का इंस्टिंक्ट है उसको एक बल मिलेगा और बिहार में नई व्यवस्था कायम करने में हम लोग सक्षम होंगे। इसीलिए आज ये बातें आई है। अब सर ये भी बता दीजिए और कि बीजेपी के नेताओं का रुख कैसा? अब वो कोई जो आप लोग चला रहे हैं वो सब गलत है। कोई बीजेपी के नेताओं से कोई बात नहीं हुई, कोई बातें नहीं हुई, किन्हीं से कोई बात नहीं हुई एक सप्ताह के अंदर में। कहीं पीछे बात हुई होगी, बीजेपी के नेताओं का रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, अगर बीजेपी के लोगों का रिस्पांस अगर ठीक रहता तो एक तो हमारी सरकार नहीं जाती, और दूसरी तरफ जो चुनाव हुआ, चुनाव में हम 21 सीट पर लड़े थे, 16 सीट हमारे ऐसे थे जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा कर दिए गए थे। हम लोग रिक्वेस्ट किया था बीजेपी से कि उन जो उम्मीदवार आपका आदमी है उसको आप बैक कीजिए या पार्टी से निकालिए। जैसे हम उदाहरण देना चाहते हैं, हम लोग लड़े थे शेरघाटी में 4000 वोट से हम हारे हैं, और वहाँ 29,000 वोट एक सम लेडी हैं भाजपा का, वो खड़ा हो गई, काट लिया, हम हार गए। उसी प्रकार से यहाँ औरंगाबाद में कुटुम्बा में हमारा बच्चा लड़ रहा था और वहाँ पर 4000 वोट से उहारा है, और वहाँ सुरेश पासवान भाजपा का कैडर वहाँ खड़ा हो गया, 7000 वोट काट लिया, हम लोग वहाँ हार गए। हमारे महाचंद्र बाबू के हैं, हमारे लवली आनंद जो 300 वोट से हारी, वो वहाँ पर भी एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो गया जो 7-8 हजार वोट काट लिया। महाचंद्र बाबू के यहाँ भी 23,000 वोट काट लिया। इसी तरह से हमारे जितने भी लोग थे जो खड़ा थे, अगर भाजपा का सहयोग मिला हुआ होता तो हमारा कम से कम 16-17 सीट हम लोग जीत सकते थे। में आपकी डील पक्की नहीं हुई, इसीलिए वहाँ नहीं, वो गलत है, वो गलत है। हम समझते हैं कि अगर हम कहीं कोई पार्टी में हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हमको तो कहीं न कहीं ताकत चाहिए ना, हम ये कहते थे। अब ये उन पर निर्भर था कि क्या करते, वो सब मामला नहीं था। दिया था ना कि राज्यसभा की एक सीट और विधान परिषद की एक सीट, वो तो ठीक है, वो हम बोले थे। नहीं, वो तो हम इसलिए भी बोले थे कि जहानाबाद सीट मेरा था, हम इसलिए कि हम वहाँ का विधायक रहे, मंत्री रहे, और उस सीट को हम निकाल सकते थे। इन लोगों को जीत से कोई मतलब नहीं, या हम लोगों से किसी प्रकार। तो अब औपचारिक का ऐलान भी हो गया और पूरी तरह से मांझी महागठबंधन के हो गए। हालांकि आज सुबह ही इस बात की घोषणा हो गई थी, लेकिन आज और अभी इस वक्त जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है आरजेडी और हम की, उस दौरान जीतन राम मांझी ने एक तरफ सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि उनके लोगों को दबाया गया और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने महागठबंधन में जाने का फैसला लिया है। तो मांझी के इस नए दांव के बाद बिहार की सियासत में अब अलग समीकरण दिखाई देने लगे हैं। एमवाई समीकरण पर राजनीति करने वाले आरजेडी को अब मांझी के जरिए गरीबों और दलितों का कितना साथ मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन महागठबंधन की ताकत जो है वो जरूर बढ़ी है। वहीं एनडीए की तरफ से सोचना पड़ेगा उन्हें कि अब मांझी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश राठौर हैं कांग्रेस से, अभयानंद सुमन है महासचिव है, और इसी बीच हम अपने सहयोगी से भी बातचीत करते रहेंगे, नीलकमल से भी। तो सबसे पहले मैं मृत्युंजय जी के पास चलूंगा। मृत्युंजय जी, कहीं ना कहीं आपको बधाई देना होगा कि आज मांझी आपके खेमे में आ गए, लेकिन क्या एमवाई के बाद अब दलितों का भी साथ आपको मिलेगा? लग रहा है पूरी तरह से। देखिए, हम लोगों को 11 करोड़ बिहार वासियों का साथ है, और आप देख लीजिए आने वाले दिनों में जी आदरणीय मांझी जी जिस तरह से वहां जा करके अपमानित हो रहे थे, उपेक्षा का दंश झेल रहे थे, आज उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से उनको जानबूझ करके उनको सीट दे करके उनको हराया गया। तो मांझी जी हम लोगों के विचारधारा से जुड़े रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो जो गरीब गुरबे के हक और हकूक की लड़ाई लालू प्रसाद जी ने जिन मुद्दों को छेड़ा है, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए सब लोगों को ये एहसास हो रहा है कि लालू प्रसाद जी के ताकत को कमजोर करने का जो प्रयास बीजेपी और एनडीए के लोग कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे। इसलिए मांझी जी मजबूती के साथ सही समय पर सही निर्णय लेकर के उन्होंने गरीब गुरबे की आवाज को और मजबूती देने का
काम किया है। इसलिए मांझी जी आज के दिन जो उन्होंने ये फैसला लिया, बिहार के गरीब, गुरबे, दलित, वंचित, शोषित सारे लोग आज धन्यवाद दे रहे हैं और हम लोग दिल खोल करके उनका स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने सही समय पर यह फैसला लिया है। और आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पर मांझी जी का नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने सही समय पर लात मार करके जो एनडीए के साथ वो थे, उन्होंने सारे ऑफर चाहे जो भी रहे होंगे सारे। मृत्युंजय जी, सॉफ्ट कॉर्नर तो आरजेडी का था मांझी जी के लिए, लेकिन आज कुछ बोल मीठे हो गए। मैं राजेश जी के पास चलूंगा, राजेश राठौर के पास में। राजेश जी, हम लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर सब दिन लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी भी मांझी जी के खिलाफ कोई ऐसी बातें नहीं की उन्होंने। आज मांझी जी तो हम लोगों के साथ थे। नहीं, कई बयान ऐसे भी आए, आप आज भले ये नहीं कहे, लेकिन कई बयान ऐसे आए हैं जिसमें मांझी जी के खिलाफ भी कहा गया। मैं राजेश जी के पास चलूंगा। राजेश जी, क्या बिहार की सियासत करवट लेगी इस नए खेमे की जो शुरुआत हुई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मांझी जी के इस निर्णय से बिहार के राजनीति को एक बड़ा आयाम मिलेगा, बड़ी एक शुरुआत होगी। और उस मांझी जी एक दबे कुचले, वंचितों, शोषितों और गरीबों के बड़े नेता हैं। मांझी जी की पूछ बिहार में तो है ही, बिहार के बाहर भी इनकी बड़ी पूछ है। और इन्होंने एनडीए में रह के एनडीए से बाहर हुए हैं। इसका मतलब प्रूफ किया इन्होंने कि एनडीए के लोग दलित, शोषित, वंचितों और पिछड़ों और मुसलमानों की बात नहीं करते। वहां कुछ लाल फिताशाही की बात होती है या कुछ बड़े घरानों की बात होती है। मांझी जी धरातल के नेता है, धरातल की बात को समझे हैं। और अभी उनका आना महागठबंधन के लिए ही नहीं, यह देश के राजनीति के लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है। राजेश जी, आखिर इतनी देर क्यों हो गई? अगर यही बात थी तो इतनी देर क्यों हो गई है? मांझी जी को इतना समझने में देर क्यों लग गया? कहीं ये स्वार्थ की राजनीति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मांझी जी उसमें रह के वहां के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप जिस आधार पे वोट लेके राजनीति में सत्ता में आए हैं उस पे आप चलिए। आप दलित, चलिए, मैं आपको रोकूंगा राजेश जी, आपके पास वापस लौटूंगा। मांझी जी के बाद अब तेजस्वी यादव कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनाते हैं आप लोगों को। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आलोक मेहता जी, शिवचंद्र राम जी और महाचंद्र सिंह जी, अजीत सिंह जी, अनिल सिंह जी, सब लोग आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप लोगों के बीच हैं। हम सबसे पहले मांझी जी को बधाई देते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एक मत होकर के जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को अतिरिक्त किया इस फैसले को लेकर के, और जो मांझी जी ने जो फैसला किया महागठबंधन में जाने का, इसका हम लोग सब लोग स्वागत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जगह जगह से हम लोगों को टेलीफोन भी आ रहा है, कार्यकर्ता हों, पार्टी के बड़े नेता हों या आम जनता की अगर बात की जाए तो सब लोग इस फैसले से खुश हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में ये बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और जुमलाबाजी की जो सरकार जो चल रही है, तानाशाही की जो सरकार जो चल रही है, और लालू जी लगातार कहते रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में जो लागू है, आज हमारा संविधान खतरे में है। अनंत हेगड़े उन्हीं के केंद्र राज्य मंत्री बोलते हैं कि संविधान को हम खत्म करने आए। मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के, गरीब के हित में और बिहार के विकास को लेकर के आज जो मांझी जी ने जो कदम उठाने का काम किया है और हम लोगों के हाथों को जो मजबूत करने का काम किया, गठबंधन में इनके आने से बड़ी मजबूती मिली है, इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि मांझी जी ने जो जिक्र किया, जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो कई ऐसे इनके कैबिनेट ने जो फैसले लेने का काम किया, जो नीतीश जी ने उसको फिर से, जब एनडीए की सरकार बनी तो उसको फिर से उस एजेंडे को लागू नहीं किया। कई ऐसे मामले थे। अभी तक आप बजट देखे होंगे बिहार का, 3 डेसिमल जमीन देने की बात थी, मांझी जी ने उसको बढ़ा करके 5 डेसिमल जमीन करने का काम किया था। और अभी तक कहीं भी गरीब को नहीं जमीन मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। जो इन्होंने शराबबंदी की जो बात की,
हमने आज सदन में भी उठाया, मुख्यमंत्री जी से भी पूछा, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। हमने ये बोला कि जेल तो केवल गरीब जा रहा है और 1,30,000 लोग, कई अखबारों में भी आर्टिकल आ चुका है, 1,30,000 लोग जेल जा चुके हैं और जिसमें सबसे ज्यादा जो तादाद है, ठीक ही कहा मांझी जी ने, 99%, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं दलित, महादलित, अति पिछड़े, गरीब तबका। हमने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा, मुख्यमंत्री जी बताएं कि कितने माफिया को आपने जेल में डाला, शराब आ कहां से रहा है, कितने बड़े पदाधिकारी या मंत्री या कितने अमीर लोग जो हैं वो जेल में गए हैं। तो इसका कोई मुख्यमंत्री जी के पास जवाब नहीं था। और लगातार आप देखते होंगे मांझी जी से कोई हम लोगों का नया रिश्ता नहीं है। लालू जी के साथ, हमारी माँ के साथ लगातार इनका रिश्ता रहा है, साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया है और हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हमारे पिता जैसे हैं। आज सुबह भी हमने कहा था, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। जनता दल यूनाइटेड के भी कई ऐसे जो विधायक हैं जो नीतीश जी के फैसले से या और भी चीज़ों से काफ़ी नाराज़गी है, विधायकों को भी समय नहीं मिलता। और जो बीजेपी का जो एनडीए जो बना था, गठन हुआ था, आप देखिएगा हिंदुस्तान में अनेकों राज्यों में उनके अलायंस जो है नाराज़ है। शिवसेना आपकी निकल गई महाराष्ट्र से, अकाली दल नाराज़ है पंजाब में, इधर चंद्रबाबू नायडू कुछ कह रहे हैं। तो बीजेपी में, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके जो डोमिनेटिंग करने का जो तरीका है, किसी को सम्मान नहीं देना, किसी को समय नहीं देना, ये तरह का समस्या जो है उसमें चल रहा है। और नीतीश जी पे तो भारी तकलीफ है, चाचा है तो थोड़ा भतीजा को तकलीफ होता है, उन पे तो भारी प्रेशर है कि मर्ज कराने की बात चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी में मर्ज करा लिया जाए। तो काफ़ी अनबन है, नीतीश कुमार जी भी खुश नहीं है वहाँ, जो हकीकत है। और साफ साफ परेशानी जो है उनके चेहरे पे दिखती है। हमने छात्रवृत्ति की बात कही थी पहले भी, छात्रवृत्ति जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आया, हमने सदन में भी बात कही, जो दलित, महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आने से जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो नहीं मिल रही। सारे डिपार्टमेंट का पैसा सरेंडर हो गया था। तो हमने नीतीश कुमार जी को उस समय भी सुझाव दिया था कि इसको ऑप्शनल रखिए, जिसको छात्रवृत्ति चाहिए वो छात्रवृत्ति ले और जिसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाहिए वो स्टूडेंट लोन ले। और जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो हम लोगों का एजेंडा है, भारत सरकार क्यों नहीं कर देती, क्यों नहीं कानून में संशोधन करके, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय था, जो भी फैसला था वो अलग बात है, लेकिन रिजर्वेशन। तो अब एनडीए में हम नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया, औपचारिक घोषणा हो गई कि अब वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, क्योंकि कई सालों से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और आज इसका ऐलान कर दिया। और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ताकत इससे बढ़ेगी। आप तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम गुजारिश करेंगे आप। तो आज बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है बिहार में। एक तरफ मांझी ने इंडिया का साथ छोड़ा और महागठबंधन में आ गए, तो वहीं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अशोक चौधरी और उन्होंने कहा कि वो अपने 4 एमएलसी साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी ने इन चारों एमएलसी अशोक चौधरी, उसके बाद रामचंद्र भारती, दिलीप चौधरी और तनवीर अख्तर को पार्टी से निकाल दिया। आज बहुत बड़ा दिन बिहार के लिए, सियासी हलचल बहुत ज्यादा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं अभयनंद जी के पास चलूंगा क्योंकि काफी देर से उनसे सवाल नहीं कर पाया था। अभयनंद जी, क्या कुछ हो रहा है बिहार में, सियासी उलटफेर जबरदस्त तरीके से? देखिए, ये राजनीति है, लोकतांत्रिक प्रणाली है देश में, तो किन्हीं को बांध के रखा नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं 1 घंटा में आपके चैनल पे भी मैं देख रहा हूं कि जीतन राम मांझी जी आरजेडी में चले गए, फिर कांग्रेस के 4 एमएलसी जो है से जनता दल में आ गए, यानी एनडीए में आ गए। तो लोकतंत्र का यही खूबी है, लोग जाएंगे, किसी को कोई रास्ता रोक नहीं सकता है। और जहां तक मांझी जी की आप बात कर रहे हैं, तो मांझी जी तो एनडीए में थे निश्चित तौर पर, लेकिन उन्होंने विधानसभा के टिकट के समय भी इन्होंने बार्गेन किया था। और माननीय बार्गेन आपकी पार्टी ने भी किया था अभयनंद जी, बार्गेन करने की कोशिश की गई थी, दावा तो किया था आपके पार्टी ने। नहीं, तो कहा तो आप हमको बताइए ना, ऐसा है ना जी, कि मेरी पार्टी जो है से जितने टिकट मिली
उस टिकट में जो है सहजता के साथ जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट में भी 3 टिकट मिला, तीनों जीता। विधानसभा में भी हम सारे जगह जो है बहुत कम अंतराल दावेदार थे कैंडिडेट हारे हैं। अभयानंद जी, आप दावेदार थे ना? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, मैं कह रहा हूं ना कि जो आप बता रहे हैं जहानाबाद सीट के लिए जो मांझी जी कह रहे हैं कि मेरा सीट था, जहानाबाद से खास करके जहानाबाद प्रॉपर सीट पर मांझी जी ने कभी सपना में भी चुनाव नहीं लड़ा है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, उस समय एनडीए के प्रत्याशी हमारे प्रवीण कुमार जी थे और कम अंतराल वोट से उन्होंने चुनाव हारा था। मतलब आप अपनी दावेदारी बता रहे हैं वहां से? मेरी नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, दावेदारी की बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर एनडीए के लोगों ने तय किया कि जनता दल यू वहां से चुनाव लड़ेगी, इसलिए कि अभिराम शर्मा वहां से विधायक थे और आरजेडी के गठबंधन होने के चलते वहां पर वो सीट आरजेडी को चला गया था। तो हमारे पार्टी में अभी भी जो ऐसे समझौता है और हम एनडीए के साथ एकदम फौलादी एकता के साथ खड़े हैं। ये आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से रैली करते हैं या फिर जो मानव श्रृंखला बनाते हैं शिक्षा विभाग को लेकर, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आरजेडी के लोग वहां शामिल होते हैं। पहले ही आरजेडी ने कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या, मांझी जी आरजेडी में आएंगे, मांझी जी चले गए महागठबंधन में। और आज एक बड़ा बयान जो राबड़ी देवी ने दिया, उन्होंने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है, वो भी महागठबंधन में आएंगे। इंतजार है क्या अभयानंद जी? नहीं, देखिए अनूप जी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि हमारा जो मानव श्रृंखला जो बनाया गया था शिक्षा सुधार के लिए, तो निश्चित तौर पर उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने सभी दलों से उन्होंने आह्वान किया था। लेकिन आपके साथी नहीं आए वहां, आपके साथी नहीं आए, विपक्षी दल के नेता जरूर आए थे वहां। नहीं, अगर नहीं, उस समय जो ऐसे महात्मा गांधी का पुण्यतिथि था, बहुत सारे कार्यक्रम थे, उसमें एनडीए के लोग गए हुए होंगे, एनडीए के कार्यकर्ता तो थे ही निश्चित तौर पर। हमारे मानव कतार में, मानव श्रृंखला में एनडीए के कार्यकर्ता थे। और जहां तक बात रही आरजेडी के लोग सम्मिलित हुए हैं, तो वो आरजेडी के लोग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुभकामना व्यक्त किया, साथ दिया। और साथ इस मुद्दों पर बिहार की जो खास करके शिक्षा की हालत है, आज भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चलिए आने वाले वक्त में अगर यहां भी सियासी उलटफेर होता है तो अभयानंद जी, तो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ आज बिहार में। मांझी ने एनडीए का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ हुए, तो अब 4 एमएलसी कांग्रेस के जेडीयू के दामन में जाने वाले हैं। मैं मृत्युंजय जी के पास चलूंगा। मृत्युंजय जी, आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि जो लोग ये कह रहे थे कि महागठबंधन के लोग बाहर निकलेंगे, महागठबंधन टूटने वाला है, उनको आज जवाब मिल गया। लेकिन जवाब तो जेडीयू की तरफ से भी आ गया, आप 1 तोड़ेंगे, हम 4 तोड़ कर ले आए आपकी तरफ से। नहीं, ये देखिए, ये 4 क्या 40 भी लाएंगे तो जीतन बाबू मांझी जी का बराबरी अशोक चौधरी जी करेंगे। ये तो कॉस्मेटिक नेता है दलितों के। चलिए, आप अगर इतनी बड़ी छवि मानते हैं मांझी साहब की, अगर मांझी साहब की इतनी बड़ी छवि मानते हैं, तो सीट सिर्फ एक है उनके पास, 20 सीट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, 21 सीट पे। नहीं, देखिए, चुनाव में हार और जीत नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। और जिस विचारधारा को लेकर के अभी आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने कहा कि उस गरीब गुरुवे की आवाज को ताकत हम देंगे, तो जो सिद्धांत की राजनीति है, विचार की राजनीति है, जिस पर लालू यादव जी कायम है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। सिद्धांत बेच करके राजनीति लालू प्रसाद जी नहीं कर सकते, तेजस्वी यादव जी नहीं कर सकते। इसलिए आज सिद्धांतों के साथ, विचारधारा के साथ जीतन राम मांझी जी आए हुए हैं और पूरा बिहार के 11 करोड़ लोग आज देख रहे हैं कि हैरानी होती है, किस तरह से जी थोड़ी हैरानी होती है कि आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं किनसे क्या सवाल करूं। एक तरफ जोड़ रहे हैं आरजेडी अपनी महागठबंधन अपने साथ किसी को जोड़ रहे हैं एनडीए से तोड़कर, तो एनडीए की तरफ भी आपके महागठबंधन से तोड़कर लोगों को ले जाया जा रहा है। राजेश जी के पास चलूंगा। नहीं, तोड़ देखिए, जो लोग तोड़ के ले गए हैं उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। ये आज आप कह रहे हैं तोड़ फोड़ करके यही राजनीति है मृत्युंजय जी, राजनीति है। आप देखिए, कल तक आप जिनके साथ चलने की बात करते थे, कस्में खाते थे, उन्हें आज आप कोस रहे हैं। राजेश जी, ये सारे लोग 12th मैन हैं। आप कैसे भरोसा करेंगे मांझी जी पे? शाम में कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और बयान आता है। नहीं, देखिए, मांझी जी आज से नहीं, मांझी जी जितने दिनों से अशोक चौधरी जी का जितना उम्र होगा उससे ज्यादा दिनों से राजनीति मांझी जी कर रहे हैं।
चलिए, इसलिए सियासत मांझी में जी ने जो ये फैसला देखा जाता लिया है जो मृत्युंजय सवाल जी, खड़े किस किए किस हैं। सीटें हैं, कौन बड़ी पार्टी है, ये देखा जाता है। राजेश जी के पास चलूंगा। राजेश जी, आप कह रहे थे महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन महागठबंधन तो कमजोर हो गया। आप एक लेकर आए हैं, 4 ले गए हैं। नहीं, हम तो इतना विकेट गिराएंगे कि आप आने वाले दिनों में देखिए बदले की राजनीति होगी। मजबूत है जी। बिल्कुल बदले की राजनीति नहीं है। आरजेडी के भी 4 एमएलए चले जाएंगे तो लालू यादव कमजोर होगा क्या? कांग्रेस पार्टी जितना मजबूत था उतना मजबूत है और उससे ज्यादा मजबूत बनेगा। किसी के जाने और न जाने से समुद्र जैसी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता है। एक आध 2 लोटा जल निकल जाए तो समुद्र में कोई पानी घट नहीं जाता है। और ये लोग कितने जानाधार के नेता हैं, इनको खुद पता होगा। आप जिस समुद्र की बात कर रहे हैं राजेश जी, आपको भी पता है कि कितनी से सिमट कर वो समुद्र कितनी कम हो गई है, या आपको भी पता है? बिल्कुल एकदम नहीं, व्यापक है। आज जो उपचुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, उसका रिजल्ट बताया है कि समुद्र कितना व्यापक है। इसमें से कोई जीत के आने वाले नेता नहीं है और कुछ लोग सत्ता के साथ रहते हैं। आदरणीय अशोक चौधरी जी इससे पहले एक बार एमएलए बने थे तो सिर्फ मंत्री बने और राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में बने। दूसरे बार एमएलसी बने, कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने। और जिस दिन से नीतीश कुमार जी से अलग हुए हैं उस दिन के बाद कांग्रेस के पक्ष में इनका कोई बयान आया है क्या? राहुल गांधी, चलिए मैं अभयनंद जी के पास चलूंगा। अभयनंद जी, सियासत बिल्कुल अलग करवट ले रही है, अलग करवट ले रही है। आपके खेमे में 4 लोग आ गए हैं और आपके खेमे से एक बड़े नेता चले गए हैं। क्या ऐसा चलता रहेगा? राजनीति ऐसी चलेगी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं अभी जो स्थिति है ना, जो जैसे इन्होंने कहा 4 एमएलसी कांग्रेस की आए हैं और जब कह रहे हैं कि अशोक चौधरी मजबूत नहीं है, तो अशोक चौधरी मजबूत नहीं होते तो राहुल गांधी उनको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कैसे बनाते? 4 मंत्री अगर कांग्रेस पार्टी से महागठबंधन में बनाए गए थे, उसमें अशोक चौधरी को बनाया गया था। अगर मजबूत नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी में एमएलसी के लिए सब कुछ लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये 4 व्यक्ति को एमएलसी कांग्रेस पार्टी ने क्यों बनाए थे? इसलिए जहां तक मैं जवाब दे रहा हूं कि मजबूती की बात है तो मजबूती में 4 एमएलसी काफी मजबूत हैं। और जहां तक जीताराम मांझी की बात आप बता रहे हैं तो उसमें ऐसा है अनूप जी कि जीताराम मांझी तो पाला बदलने में इनका जो है से गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी तक हिंदुस्तान के कोई एक व्यक्ति पॉलिटिशियन इतना पाला नहीं बदला है जितना जीताराम मांझी है। देखिए, पाला बदलने की तो बातें मत कीजिए, पाला बदलने की बात अभयानंद सुमन जी मत कीजिए। एनडीए और ये शोभा नहीं दे रहा है आपके मुंह से, कमजोर नहीं हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। तो नेता चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति में कोई भी सगा नहीं होता बहुत दिन तक और दुश्मन भी नहीं होता बहुत दिन तक। और अपने स्वार्थ के लिए जिस सेवा भाव का नाम लेते हैं उसके लिए कभी भी पाला बदलने को तैयार रहते हैं। अब जीतन राम मांझी की बात करें या फिर अशोक चौधरी की बात करें, पाला तो बदल लिया है, लेकिन इनको दूसरी पार्टी में कितना सम्मान मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसके बाद क्या नया समीकरण आएगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति है, यहां कभी भी कुछ भी संभव है। नमस्कार।